नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक हैं उनको पढ़ाने का फैसला किया है और इसी कड़ी में मैंने कल से जो छोटे-छोटे 3 वीडियो अपलोड किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ एक बार उन वीडियोज़ को देख लीजिए। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो अगर पसंद आ रहे हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट मेरे लिए वैल्यूएबल फीडबैक का काम करते हैं। आप जानते हैं कि आपके लाइक्स मेरे लिए एप्रिसिएशन का काम करते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। आप जब सो रहे हैं तब मैं ये वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि आपकी वजह से मेरे अंदर ये मोटिवेशन उत्पन्न होता है कि कैसे भी मेरे प्यारे बच्चों का सिलेक्शन किसी न किसी एग्जाम में हो जाए, जिससे कि उनका और उनके मम्मी-पापा का जो भी सपने आप लोगों ने देखे हैं, उन्होंने देखे हैं आपको लेकर और वही सभी सपने पूरे हो पाएँ, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। कल मैंने आप लोगों को 3 इंडेक्स बताए थे। उन इंडेक्स वाले वीडियोज़ को एक बार आप रिवर्स करके देख लेना। आज मैं आपके सामने एक नया इंडेक्स लेकर आया हूँ। ऊपर पड़ा होगा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी कौन करता है? इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? और इसको जारी करने का उद्देश्य क्या है? कल मैंने थोड़ा तेज इसलिए भी पढ़ाया था उन 3 वीडियो में, एक तो वो उसके बाद किसी से छुपी हुई भी नहीं होती कि शुरुआती जो वीडियोज़ होते हैं उनको हम सिर्फ़ इसलिए रिकॉर्ड कर पाते हैं कि क्या ये ठीक बन पाए? तो आपका प्यार मिला, आपका सहयोग मिला, इतना सारा आपने रिस्पेक्ट की और उन वीडियोज़ को शेयर किया। मैं एक बार फिर आया कि चलिए इस कड़ी को थोड़ा-सा और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी करने वाली संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इसको जारी जो करती है संस्था, इससे संबंधित सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, यह संस्था कहाँ की है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। यह संस्था स्विट्जरलैंड की है। मेरे प्यारे साथियों, आपने सुना होगा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और ये जो स्विट्जरलैंड है दोस्तों, इसकी जो राजधानी है इसका नाम है बर्न। प्यारे साथियों, बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि अभी कई सारे एग्जाम्स में, जैसे अभी रिसेंट पेट का एग्जाम हुआ था, उसमें एक राजधानी पूछी गई और जो जीटी का एग्जाम आने वाला है इसमें भी भरपूर संभावना है कि राजधानी पूछी जाएगी। इसकी राजधानी बर्न और यहाँ का एक शहर है, यहाँ का एक शहर याद रखना है आपको, यहाँ का एक शहर है, उसका नाम है जेनेवा। दोस्तों, कभी ये मत लगा के आ जाना कि यहाँ की राजधानी जेनेवा है। यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय है दोस्तों। तो याद रखना है आपको, विश्व मजदूर संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो जेनेवा है, यहाँ पर कम से कम 7 या 8 UNO की संस्थाओं के हेडक्वार्टर्स हैं, मुख्यालय हैं। आप जानते होंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, आप प्लीज इस क्लास को इतने अच्छे से करिए जितना कि आप लोग खाना खाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, ये 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि 1948 में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड, यहाँ की राजधानी है बर्न और यहाँ का एक शहर है जेनेवा। जेनेवा में WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 को मनाया जाता है। लेकिन हमारी बात तो चल रही है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। मतलब इस बढ़ती हुई भागदौड़ भरी दुनिया में व्यापार करने में कौन सा देश आगे है, इस प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में कौन सा देश हेल्दी है, कौन सा देश वेल्दी है। तो इस बात को, कौन सा देश स्वस्थ है, स्वस्थ स्पर्धा कहां पर होती है, इस बात को लेकर ये सूचकांक जारी किया जाता है हर साल। इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। यह संस्था स्विट्जरलैंड बर्न की है। अभी तक मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दी है। इस बार इसमें कुल देश शामिल किए गए थे, कुल देश शामिल किए गए थे, कुल देश
कुल देश कितने शामिल किए गए दोस्तों, कुल देश शामिल किए गए 63। और भारत की जो रैंकिंग आई है इस बार वो है 37। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पर कौन से देश हैं, और इसमें अंतिम स्थान पर कौन सा देश है। जो अंतिम स्थान वाला पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन 1, 2 और 3 वाले देश तो पूछे जाते हैं। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, और तीसरा कौन सा है दोस्तों, सिंगापुर। एक बात मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं, एक इंडेक्स अभी जारी हुआ था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। दोस्तों इसको इसी के साथ कनेक्टिविटी बना के आपको याद रखना है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक अर्थात कोई भी देश कितना शक्तिशाली है कि वहां के नागरिकों को वीजा और पासपोर्ट के बिना दुनिया भर के कितने देशों में यात्रा करने का सुखद आनंद प्राप्त होता है, अर्थात कितने देशों के लोगों को किसी अन्य देश में भ्रमण करने की कितनी आजादी है। तो दोस्तों ये जो सिंगापुर से याद आया कि यहाँ के लोगों को 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने का अधिकार प्राप्त है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 नंबर पर तो है सिंगापुर और दूसरे पर है जापान। एक पर कौन सा देश है दोस्तों, सिंगापुर, और दूसरा कौन सा है, जापान। दोस्तों याद रखना है आपको, दोस्तों पहला देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा है, सिंगापुर, और दूसरा है जापान। चलिए, तो भारत की रैंकिंग विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 37वीं आपको याद रखनी है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं बहुत दूर से पढ़ा रहा हूं। और अगर मैं बात करूं सिंगापुर की, तो सिंगापुर 1965 में, दोस्तों याद रखना है 1965 में मलेशिया से, कहां से दोस्तों, सिंगापुर 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र हुआ। और ये जो सिंगापुर है ये एशिया का ही एक देश है, सिंगापुर एशिया का ही एक देश है। अगर हम जापान की बात करें तो जापान दोस्तों, जापान एशिया का एक ताकतवर देश है। दोस्तों जापान के बारे में, यहाँ की राजधानी टोक्यो, जो कि होन्शु द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर है। और यहां से अगर हम बात करें, इसको वृद्धों का देश कहते हैं। किसका देश, वृद्धों का देश। और आपको पता होगा कि जापान को उगते सूर्य का देश भी कहते हैं, उगते सूर्य का देश। तो याद रखना है आपको कि उगते सूर्य का देश। लेकिन विश्व में सबसे पहले यदि पूछा जाए कि सूर्य कहाँ निकलता है तो वो न्यूजीलैंड आएगा। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी न्यूजीलैंड को कहते हैं। न्यूजीलैंड की बातें भी की जाएंगी, जैसे जैसे इंडेक्स, रिपोर्ट, सूचकांक, कोई भी वीडियो आगे बढ़ेगा उसमें इन सभी जानकारियां आपको देते रहेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। जापान में 4 बड़े द्वीप हैं, जिनमें होन्शु सबसे बड़ा है। जापान को वृद्धों का देश, उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। जापान की संसद का नाम डायट है दोस्तों। क्या नाम है, डायट। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है येन। एक बार आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने इस एक व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने 2 इंडेक्सों की बात करी। एक तो बात की कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक भारत की रैंकिंग 37 और हेनले पासपोर्ट में पहले नंबर पर सिंगापुर और दूसरे नंबर पर कौन रहा, जापान। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले पर रहा डेनमार्क और दूसरे पर रहा स्विट्जरलैंड और तीसरे पर रहा सिंगापुर। चलो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में अंतिम स्थान वाले देश की भी बात कर लेते हैं। तो 63वें नंबर पर दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आप बोलेंगे एंजल जलप्रपात। कौन सा, एंजल जलप्रपात वाला देश है सबसे अंतिम। एंजल वाटरफॉल वाला देश सबसे अंतिम स्थान पर, अर्थात देश वेनेजुएला। अगर इसके बारे में आपको एक और बात जाननी है तो एंजल जलप्रपात कैरो नदी पर है। कौन सी नदी पर, कैरो नदी पर है। और यहाँ पर जो वेनेजुएला है ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है और विश्व में सबसे ज्यादा तेल के भंडार, क्रूड ऑयल के भंडार, पेट्रोलियम के भंडार सबसे ज्यादा दोस्तों कहां पर हैं, वेनेजुएला। अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बताया, पहले नंबर पर डेनमार्क, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर सिंगापुर और अंतिम स्थान पर एंजल जलप्रपात वाला देश कौन सा, वेनेजुएला। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रिमूव करके अगला इंडेक्स आपको अभी बताने वाला हूं।
तो उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप इसे लाइक कर रहे होंगे दोस्तों। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ ही आप इसको शेयर भी करते रहिए अपने साथ के लोगों के बीच में। चलो, अब बात करते हैं कि टाइम मैगजीन 2022, आपने देख लिया विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो टाइम मैगजीन 2022, इसमें कहा गया कि टाइम मैगजीन 2022 में भारत के कितने शहर या फिर कितने स्थानों को शामिल किया गया, अर्थात विश्व के जो सबसे 50 सबसे बेहतर शहर हैं। टाइम मैगजीन की मैं दो बार ही बात करूंगा। विश्व के जो 50 सबसे बेहतर शहर हैं उनके बारे में टाइम मैगजीन ने एक तो भारत के केरल को दोस्तों, कहां को, केरल को, और दूसरा अहमदाबाद। टाइम मैगजीन यह एक ब्रिटेन की पत्रिका है दोस्तों, ब्रिटिश पत्रिका है, अर्थात ब्रिटिश मैगजीन है। और इसने हमारे एक तो केरल को और दूसरा किसको, पहला स्थान पहला शामिल किया केरल, कि यह हमारे यहाँ का मतलब विश्व के जो 50 सबसे अच्छे घूमने फिरने वाले स्थान हैं उनमें केरल को शामिल किया। और दूसरा भारत का स्थान शामिल किया गया अहमदाबाद अर्थात गुजरात। तो ये आपको याद रखना है, अहमदाबाद गुजरात, और दूसरा कौन सा है, केरल। तो यहाँ पर शांत घाटी है, आपको याद रखना है, शांत घाटी है। यहाँ पे बिंबनाथ झील है, बिंबनाथ झील है। आप इन सभी चीजों के बारे में एक एक फैक्ट लिख के मुझे बता देना कि बिंबनाथ झील क्यों प्रसिद्ध है। और आपको पूछा जाए कि केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। बाकी की बातें हम करते रहेंगे केरल के बारे में, अहमदाबाद गुजरात के बारे में। भारत का मैनचेस्टर कहलाता है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर। टाइम्स मैगजीन ने शक्तिशाली लोगों की लिस्ट भी जारी की, तो भारत का मैनचेस्टर। अच्छा दोस्तों, मैनचेस्टर जो शब्द है वो क्यों कहा जाता है, चलो मैं आपको बताऊं। मैनचेस्टर का जो अर्थ होता है, इंग्लैंड का एक शहर है, इंग्लैंड का एक शहर है जहां पर सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उद्योग है। और आपको पता है भारत में सूती वस्त्रों के लिए अहमदाबाद जाना जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर। अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर। और अगर आपसे कहे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बता दो, तो वो कौन सा बता के आओगे, तमिलनाडु का कोयम्बटूर। कहाँ का, तमिलनाडु का कोयम्बटूर। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। ओणम पर्व केरल में मनाया जाता है, शांत घाटी केरल में है। यहाँ जैव विविधता सबसे अधिक है भारत में। आपको पता होगा भारत में 4 ही हॉटस्पॉट है, इंडो म्यांमार, पूर्वी हिमालय, दो, पहला कौन सा, इंडो म्यांमार, दूसरा पूर्वी हिमालय, तीसरा शांत घाटी, और चौथा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कौन सा है। भारत में केवल 4 ही हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। मैंने आपको 3 बताए, पहला मैंने आपको बताया शांत घाटी, दूसरा पूर्वी हिमालय, तीसरा इंडो म्यांमार, और चौथा मुझे बता दीजिए, कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे आपका। चलो, तो टाइम्स पत्रिका ने 2 स्थानों को शामिल किया, एक तो शहर है, एक हमारा राज्य है दक्षिण भारत का केरल। अगर हम बात करें कि टाइम्स पत्रिका ने भारत के किन लोगों को शामिल किया है, तो पत्रिका ने शामिल करे, एक तो है करुणा नंदी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और एक है गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। ये भी आपको याद रखना है, गौतम अडानी, खुर्रम परवेज, ये कश्मीर के एक पत्रकार हैं, खुर्रम परवेज, और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं करुणा नंदी, करुणा नंदी। तो दोस्तों ये लिस्ट आपको याद रखनी है कि भारत के कौन लोग शामिल किए गए। तो टाइम्स मैगजीन ने एक तो स्थानों की लिस्ट जारी की जिसमें भारत के केरल को, अहमदाबाद को शामिल किया, और एक ये जो हमारे यहाँ के गौतम अडानी जो कि हमारे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडिया इनकी वजह से पूरे विश्व में जाना पहचाना जाता है, और एक खुर्रम परवेज कश्मीर के एक पत्रकार और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं करुणा नंदी। दोस्तों आपको ये पसंद आ रहे होंगे, वीडियो लगातार शेयर करते रहिए जिससे कि मैक्सिमम लोगों के बीच में यह जानकारी पहुंचती रहे। चलो अगली बार इसका स्क्रीनशॉट लो और अगला टॉपिक मैं आपके सामने अभी करवा रहा हूं। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ ही आपने ये देखा कि कौन सी चीजें कैसी हैं। तो चलिए, एक आपने सुना होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, आपने जरूर सुना होगा क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा जाता है
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। चलो पहले मैं आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि व्यापार सुगमता सूचकांक क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो व्यापार सुगमता सूचकांक व्यापार सुगमता सूचकांक, तो व्यापार सुगमता सूचकांक इसे अंग्रेजी में कहते हैं एज ऑफ, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, बने रहो, मात्र शक्तियां बने रहो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की बात करें तो यह जारी की जाती है, आज भी जारी होती है, अभी भी जारी होती है। अभी तक इसकी रैंकिंग आई नहीं क्योंकि कोरोना की वजह से देशों का डेटा निकाल पाने में बड़ी कठिनाई हो रही है, तो विश्व की तो अभी आ नहीं पाई। लेकिन अभी भारत की रिपोर्ट आई तो मैं पहले आपको यही बता दूं कि कौन सा देश व्यापार करने के लिए कितना आसान है, कहां पर लाल फीताशाही कम है, कहां पर ये जो लैंड लेबर कैपिटल इजीली अवेलेबल है, बिजली का कनेक्शन इजीली अवेलेबल है। ऐसे देश जहां पर आसानी से मजदूर मिल जाएं, ऐसे देश जहां पर बिजली का कनेक्शन किसी भी कंपनी को खुलने के लिए आसानी से मिल जाए, ऐसे स्थान जहां पर लैंड एक्विजिशन एक्ट अर्थात भूमि अधिग्रहण कानून बहुत आसान हो, कोई भी कंपनी जाए और झट से जाके कहीं पर कंपनी खोल ले, ऐसे स्थानों को हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छा मानते हैं, अर्थात व्यापार करने के लिए उन देशों को अच्छा डेस्टिनेशन पॉइंट माना जाता है। तो मैं अगर बात करूं तो इसको जारी करता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है कि कौन सा देश कितना आसान है, कितना बढ़िया है व्यापार करने के लिए। आपको पता है कि ब्रेटन वुड सम्मेलन, ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा, ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा ये 1944 में हुआ था और इसके द्वारा क्या स्थापना हुई थी हमारे वर्ल्ड बैंक की। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है आपका वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगर कोई दिक्कत आया करे तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि ये वाला आपके समझ में नहीं आया, मैं इसे दोबारा नई वाली वीडियो में जरूर रिकॉग्नाइज करूंगा, जरूर याद करने की कोशिश करूंगा कि आपने कौन सी चीज पूछी थी, तो मैं उसको अगले वीडियो में जरूर इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष का नाम है डेविड मालपास। तो आपको याद रखना है, लास्ट टाइम एक बार यूपी पुलिस का पेपर हुआ था और उसमें पूछा गया था कि ब्रेटन वुड की जुड़वा बहन, तो इसकी जुड़वा जो बहन कहलाती है, तो उस जुड़वा बहन का नाम है ट्विन सिस्टर ऑफ ब्रेटन वुड, और वी कैन से कि ट्विन सिस्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज IMF। तो इन दोनों का ही मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी में। इन दोनों का मुख्यालय 1944 में ही खोला गया था। वो जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, व्यापार की देखरेख करने के लिए, लोगों को कर्जा देने के लिए यूएसए के वॉशिंगटन में दो संस्थाएं खोली गई, एक तो खोली गई विश्व बैंक और दूसरी खोली गई IMF। इन दोनों को ब्रेटन वुड की जुड़वा बहनें कहते हैं। आपको पता है IMF में एक डलिया होती है जिसको SDR कहते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। इसमें 5 मुद्राएं शामिल हैं। कितनी मुद्राएं दोस्तों, 5 मुद्रा शामिल हैं। पहली मुद्रा येन जापान की मुद्रा, युआन चीन की मुद्रा, यूरो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा, डॉलर अमेरिका की मुद्रा, US यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर। और एक मुद्रा है आपकी कौन सी, ये जो है आपका पाउंड स्टर्लिंग, ये पाउंड मुद्रा यूके की है। तो आपको याद रखनी है, ये चाइनीज मुद्रा को रेनमिनबी भी कहते हैं। जैसे भारत में रुपया और पैसा दो चलते हैं, वैसे चाइना में युआन और रेनमिनबी भी चलते हैं। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि IMF में SDR डलिया होती है, और IMF की जुड़वा बहन कह लें या फिर विश्व बैंक की जुड़वा बहन कह लें, वो कौन सी है, आपकी ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा स्थापित की गई IMF और वर्ल्ड बैंक। चलो अब बात करते हैं कि अभी जब इसने अपनी रिपोर्ट जारी नहीं की इस साल की, तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक नीति आयोग है। कौन सा आयोग दोस्तों, नीति आयोग, नीति आयोग। और ये वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी करता है जो हमारे राज्यों को बताता है कि कौन सा राज्य व्यापार करने के लिए उत्तम है, कौन सा राज्य व्यापार करने के लिए बढ़िया है। तो उसने नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी
2015 को की गई। इसका जो अध्यक्ष होता है वो पदेन अध्यक्ष कहलाता है। अब जो पद पर होगा वही अध्यक्ष बन जाएगा, अर्थात जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष बन जाता है। तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की स्थापना के स्थान पर की गई थी, अर्थात योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। यह नीति आयोग भारत में विकास से संबंधित रूपरेखाओं को तैयार करता है, अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया नीति आयोग के द्वारा कि किस जगह पर कौन से विकास की आवश्यकता है। इस काम को कौन देखता है? नीति आयोग। तो नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट, उसका नाम क्या है? एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। और इस एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो इसने 3 कैटेगरीज में राज्यों को विभाजित किया, टॉप अचीवर्स, अचीवर्स और आकांक्षी। टॉप अचीवर्स, अचीवर्स का मतलब होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने वाले। दूसरा है अचीवर्स, दूसरा कौन सा है? अचीवर्स मतलब जो प्राप्त कर लेंगे, इन्होंने प्राप्त कर लिए और ये इनसे थोड़े नीचे रहे। और आकांक्षी मतलब इनकी भी इच्छा है कि हम भी प्राप्त कर लें। ठीक है, ऐसे मान के चलो कि किसी की नौकरी लग गई, किसी की लगने वाली और एक सपने देख रहा है कि मेरी भी नौकरी लग जाएगी। तो टॉप अचीवर्स राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। आपको क्या याद रखना है? आंध्र प्रदेश, गुजरात और हरियाणा, इन 3 राज्यों का नाम याद रखना है। पहले नंबर पर आया आपका आंध्र प्रदेश। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये पूरा टॉपिक इसी बोर्ड पर आ जाए, जिससे कि आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकें। गुजरात और हरियाणा इसमें दूसरे स्थान पर आए। अगर हम अचीवर्स राज्यों की बात करें कि कौन से राज्य हैं, तो इसमें हिमाचल प्रदेश, एक हमारा उत्तर प्रदेश। ये 2 राज्य आपको अच्छे से याद रखने हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और तीसरा राज्य आया इसका मध्य प्रदेश। और इसमें अगर हम बात करें कि आकांक्षी राज्यों में एक तो असम सपने देखता है कि मैं ऐसा बन जाऊं, एक केरल सपने देखता है। अच्छा, आपको पहला दूसरा तो अगर हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि दूसरा राज्य आपको याद हो पा रहा है कि नहीं, लेकिन पहला राज्य तो आपको भूलना ही नहीं है कि आकांक्षी राज्यों में पहले स्थान पर रहा असम, अचीवर्स राज्यों में पहले स्थान पर रहा हिमाचल प्रदेश और टॉप अचीवर्स राज्यों में पहले स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं अगला इंडेक्स आपको अभी करवा रहा हूं। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, कोई दिक्कत आई आपको तो मुझे पूछते रहें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो अभी अगला जो इंडेक्स मैं आपको करवाऊंगा उस इंडेक्स की बात एक बार आप इन सभी इंडेक्स को लिख लेना कहीं पर जाके, तो जिससे कि आपका भला होता रहे, आपके सपने पूरे हो जाएं। और एक बार ये भी बताना कि आज मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि मैं आज खूब आराम से पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो, अगला जो इंडेक्स है, अगले इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो अगला इंडेक्स है आपका, जस्ट इसे रिमूव कर दूं, उसके बाद में आपके सामने अगला इंडेक्स लिखूंगा। और अगले इंडेक्स से संबंधित हम ऐसे ही डिटेल में जानकारी पढ़ते रहेंगे कि क्यों जारी करते हैं, क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है इनको जारी करने का। तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे सामने एक शब्द आया कि वर्ल्ड सतत विकास रिपोर्ट, इसको जारी करता है, मैंने कल जो वीडियो बनाए थे उसमें लिखवाया था, यूएन की एक संस्था है SDSN, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के नाम से एक संस्था है यूएन की, वो जारी करती है। ये आपको याद रखना है, यूएन की संस्था में कल आपको करवा चुका हूं, तो टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं इसमें। तो आपको याद क्या रखना है कि कौन जारी करता है, तो SDSN। सतत का अर्थ क्या होता है? सतत का अर्थ लगातार, लगातार। जो यूएन ने हमें लक्ष्य बताए हैं इनको हम SDG कहते हैं। SDG पूछ लेता है, मैं आपको अभी लगातार पर और चर्चा करूंगा कि क्या होते हैं। तो 17 लक्ष्य सभी देशों को हासिल करने हैं, 17 गोल्स हैं जिनको हम सबको अचीव करना है, प्राप्त करना है, जिससे कि देश के बारे में पता लगेगा कि कौन सा देश कितना खुशहाल है, कौन सा देश कितना डेवलप्ड है और कौन सा देश कितना मानव विकास कर पा रहा है।
तो इससे हमें पता लगेगा। सतत का अर्थ होता है कि संसाधनों का कुछ इस प्रकार से प्रयोग किया जाए, संसाधनों का कुछ इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि जो भावी पीढ़ी है उसके लिए संसाधन बच जाएं, और आज हम अपना प्रयोग, अपने जिन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं उनका प्रयोग अपनी जरूरतों के अनुसार इस प्रकार करें कि भावी पीढ़ी मतलब जो फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उसके लिए भी संसाधन बच जाएं। भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, अब तो खैर पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो चुकी हैं, भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वह पंचवर्षीय योजना इसी सतत शब्द के ऊपर इर्द गिर्द, इसी के इर्द गिर्द घूमती रही। 2017 में जैसा कि आपको पता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई और योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। भारत की रैंकिंग, इसमें भारत की रैंकिंग 121, कुल देश अगर बात करें 163। दोस्तों याद रखना है आपको कि भारत की रैंकिंग 121 और कुल देश 163। फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। और ये जो देश हैं आपके, ये जो देश हैं, पहला फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क और तीसरा स्वीडन, और चौथे पर आया है नॉर्वे। आज आपको एक नई बात बताऊं, देखो फिनलैंड, डेनमार्क और तीसरा कौन सा, स्वीडन, और अंतिम है, चौथा कौन सा है, अंतिम नहीं चौथा सॉरी, नॉर्वे। तो ये जो मैंने कल आपको बताया था कि आपको याद रखना है स्कैंडिनेवियन कंट्री, ये पूछ लेता है आपसे स्कैंडिनेवियन देश, तो इनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, फाइंड्स। इनमें फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, देखो ये आई रहे। और ये जो आखिरी के 3 देश हैं दोस्तों, ये वाले जो आखिरी के 3 देश हैं, ये इनको हम नॉर्डिक देश कहते हैं, नॉर्डिक देश कहते हैं। और अंतिम 163वें स्थान पर मैं बताऊंगा आपको दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। यहां पर इन लक्ष्यों के प्रति जागरूकता बिल्कुल ही कम है। लोगों की जीवन शैली, लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की शिक्षा, लोगों के पोषण को लेकर यहाँ पर अवेयरनेस 0 के बराबर है। तो दक्षिणी सूडान सबसे अंतिम स्थान पर, नॉर्डिक देश डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। भारत की रैंकिंग 121, कुल देश 163, एसडीजी कितने हैं, 17। कौन जारी कर रहा है, एसडीएसएन। लगातार होता है अर्थ अर्थात सतत, मतलब हम इन संसाधनों का कुछ इस प्रकार से प्रयोग करें कि भावी पीढ़ी भी जो संसाधन है उनको प्रयोग कर पाए। पानी को कुछ इस प्रकार से यूज किया जाए कि पानी को आगे आने वाली जनरेशन भी प्रयोग कर पाए। ठीक है, तो चलिए ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला मैं आपको इंडेक्स करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलो अब हम बात करते हैं कि अगला सूचकांक है आपका वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, अत्यंत महत्वपूर्ण सूचकांक, लैंगिक अंतराल सूचकांक। लैंगिक अंतराल सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स, मतलब मेल्स और फीमेल्स के बीच की जो खाई है वो कितनी भर चुकी है, किस देश में मेल्स और फीमेल्स के लिए भेदभाव नहीं होता। यह इंडेक्स कुछ इस प्रकार की जानकारी हमें देता है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक एक संस्था है स्विट्जरलैंड के कोलोग्नी में स्थित, जिसका गठन हुआ था 1971 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच। ये अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था, गठन 1971 है, जैसा मैंने आपको बताया। मुख्यालय कोलोग्नी
COLOGNY, कोलोग्नी स्विट्जरलैंड। और इसका जो काम है वो ये देखता है कि विश्व में लोगों का कितनी असमानता व्याप्त है, जेंडर के बीच में कितनी असमानता है। तो दोस्तों इसका जो एम क्लान एम स्वाब, इसका जो अध्यक्ष है उसका नाम है क्लान एम स्वाब। क्लान एम स्वाब इसके अध्यक्ष हैं और 1971 में इसका गठन हुआ था। आपको एक बार फिर इसको देख लेना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी फुल फॉर्म है। विश्व आर्थिक मंच जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अर्थात कोई भी देश कितना असमानता, मतलब लैंगिक रूप से जेंडर के बीच में असमानता नहीं करता। इसमें कुल देश शामिल हुए 146, ठीक है, कुल देश शामिल हुए 146 और भारत की इसमें रैंकिंग आई 135 और पहले नंबर पर रहा आइसलैंड। भारत 132 और पहले नंबर पर रहा आइसलैंड। फिर दूसरे नंबर पर वही फाइंड्स वाले देश स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो आपको यही याद रखना है कि पहले नंबर पर आइसलैंड और 132वें नंबर पर भारत। वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, कौन से कंट्री की हम बात करें, अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि कौन सा कंट्री कौन से स्थान पर है। और अंतिम स्थान पर रहा इसमें अफगानिस्तान 146 पर। कौन सा रहा? अफगानिस्तान। हाँ, इसमें खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान 142 पर रहा। तो ये एक आधी इंडेक्स है, इसमें पाकिस्तान हमसे नीचे है, वरना हम सभी में लगभग सभी में पाकिस्तान से नीचे हैं। अब इसमें अफगानिस्तान की रैंकिंग जो रही वो रही सबसे बाद 146। आपको याद रखना है, एक संस्था और हो चुकी है आपकी। और ये कनेक्टिविटी वाले पॉइंट प्लीज आप अच्छे से याद करते रहिए। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं अगला इंडेक्स आपको अभी करवा रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जारी किस आधार पर होता है, ये जारी किस आधार पर होता है, ये तो बताना भूल ही गया मैं आपको कि ये जो सूचकांक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये सवाल आता भी है हमारे मन में कि जारी किस आधार पर होता है। तो पहला तो है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब पुरुष और महिलाओं को एजुकेशन में कितने अवसर दिए जा रहे हैं। दूसरा है राजनीतिक भागीदारी, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में महिलाओं को कितनी भागीदारी दी जा रही है। और तीसरा है हेल्थ। इसके जो पैरामीटर हैं आपको याद रखने हैं। अब एक बार फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एक बार फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लो और देखो एजुकेशन, पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेट है कि कौन सा कितना पार्टिसिपेट कर पाता है, महिलाओं के लिए कितना अधिकार है। हमारे भारत में तो केवल जो ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनमें ही महिलाओं के लिए 1/3 का आरक्षण है। बाकी कहीं पर इस 1/3 को हम 33% कहते हैं। भारत में महिलाओं के लिए केवल लोकतंत्र की बात होती है तो महिलाओं की भी बात होती है। तो महिलाओं के लिए केवल आरक्षण भारत में, ये जो ग्राम पंचायतें हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, स्थानीय स्वशासन जिसको कहते हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस जो होती है, उसमें ही महिलाओं के लिए केवल 33% आरक्षण की बात की गई, वरना कहीं पर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात ही नहीं हो रही। तो चलो, वैसे भी फेमिनिस्ट नारीवादी आंदोलन उच्च स्तर पर चल रहा है, आप भी देखते रहिए, हम भी देखते रहेंगे महिलाओं को कब तक आरक्षण मिल पाएगा, कितना रिजर्वेशन होगा। सरकारें इस दिशा में प्रयास भी कर रही हैं और आगे आने वाले समय में भरपूर कोशिश रहेगी कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर भागीदारी दी जाए। तो महिला और पुरुषों के बीच के अंतराल को कम दिखाता है। अफगानिस्तान में तो तालिबान है और वहां तो त्रिपाल लगा हुआ है बीच में, अगर कोई क्लास चल रही है तो बीच में त्रिपाल लगा हुआ है, गनर घूम रहे हैं, अगर कोई इधर से उधर भी देखेगा तो उसको उड़ा देंगे। खैर, ऐसी चीजें होना आज के विश्व में शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि मैं अगला इंडेक्स आपको करवाऊं। चलो, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो 2022 का जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, इसकी मैंने आपसे बात करने की कोशिश की कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भारतीय नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन
इंडेक्स। जारी करता वही अपना थिंक टैंक नीति आयोग। कौन जारी करता है इसको? नीति आयोग। नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल फुल फॉर्म पूछी जाती है, इनको अच्छे से याद रखना आपको। इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अध्यक्ष इसका जो भी प्रधानमंत्री होगा वो बनेगा, और अध्यक्ष कौन बनेगा इसका? प्रधानमंत्री जो भी, जैसे अभी मोदी जी हैं तो इसके अध्यक्ष मोदी जी हैं। अमिताभ कांत सीईओ हैं इसके, मोदी जी। और सीईओ की अगर बात करें तो वो अमिताभ कांत। एक बार फैक्ट चेक भी करते रहिए, क्योंकि सोर्सेज ना मैं ना कोई परफेक्ट, तो कोई भी नहीं है दोस्तों इस दुनिया में, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप अपने एंड पे ईमानदार रहिए, ईमानदारी हमेशा लोगों का साथ देती है। आप अपने एंड पे ठीक ठाक रहिए, फैक्ट चेक करते रहिए। त्रुटियां गलतियां सबके साथ होती हैं, और जो इंसान काम करेगा गलती उससे होगी। अगर हम कार चलाना सीखना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी बात याद आई, अगर हम कार चलाना सीखना चाहते हैं तो कार में बैठना पड़ेगा। अगर हम चाहें कि बिना बैठे ही कार चला लूं तो डर से तो कुछ हो नहीं पाएगा ना, तो पहले रिस्क लेना पड़ेगा, और जो काम करेंगे तभी सीखेंगे, कार में बैठेंगे तभी सीख पाएंगे। तो ये बात आप याद रखिए कि कोई भी फैक्ट आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है तो मुझे बताइए, मैं उनको सही करूंगा। कोशिश यही है कि आप लोगों के पास बेहतर जानकारी पहुंचती रहे। तो इसको हम देख रहे हैं कि इसकी जो स्थापना थी, स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। अभी इसमें 1 नंबर पर कर्नाटक आया। अर्थात इनोवेशन का मतलब क्या होता है वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। मतलब वहां के लोग कितना नवाचार कर पा रहे हैं, नई वस्तुएं बना पा रहे हैं, नई वस्तु बनाने की क्षमता, नई वस्तु बनाने की क्षमता कितनी है वहां के लोगों में। तो सबसे ज्यादा नई वस्तु बनाने की क्षमता किसके, कहां के लोगों में है? कर्नाटक दोस्तों। दूसरा तेलंगाना, तीसरा हरियाणा। तो दूसरा तेलंगाना, मैं आपको दो ही बता रहा हूं। और अगर हम बात करें कि उत्तर पूर्वी राज्य या फिर पहाड़ी राज्यों में भी पाए गए, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में, पहाड़ी राज्य उत्तर पूर्वी राज्य, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन आया पहले नंबर पे? मणिपुर। उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर। आपको बताऊंगा मणिपुर के बारे में भी 2-3 फैक्ट। और अगर यूटीज की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर आया चंडीगढ़। तो आपको ये 3 जगह याद रखनी है। अत्यंत महत्वपूर्ण सूचकांक है ये कि जारी कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। और हाँ, इसमें 2 चीजें और मैं आपको बताऊंगा आज ही कि ये जो नीति आयोग है ये क्या है। अभी इसको तुरंत रिमूव करके पहले नीति आयोग की बातें कर लूंगा, क्योंकि संस्था पूछ लेता है कभी कभी पेपर में कि संस्था कैसी है, संवैधानिक या फिर गैर संवैधानिक। तो ये जो यूनियन टेरिटरी यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ पहले स्थान पर, उत्तर पूर्वी या फिर पहाड़ी राज्यों में मणिपुर पहले स्थान पर, और कर्नाटक पहले स्थान पर, और तेलंगाना पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आया। किसमें आया ये राज्य जो मैदानी राज्य हैं उनकी बात हो रही है। ऊपर जो पहले स्थान पर उत्तर पूर्वी राज्य में मणिपुर, और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़। इस जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नीति आयोग जो कैसी संस्था है उसकी बात करनी है, और मणिपुर के बारे में भी आपको 2-3 चीजें बतानी है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो एक बार फिर मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलो ठीक है। तो अभी आपसे बोला कि ये है क्या, क्योंकि साथ ही साथ इनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती रहे तो हमारी जानकारी और भी ज्यादा बढ़ेगी, और हमारी जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, एनहेंस होगी। और हम यहाँ पर सीखने सिखाने के लिए आए हैं, न कि आपके ऊपर अपनी जानकारी थोपने के लिए। चलो, तो मैंने आपसे कहा कि एक तो मणिपुर, ये बता दूं आपको कि मणिपुर क्या है। मणिपुर आपने सुना है कि एक 7 सिस्टर स्टेट है, 7 बहनों के प्रदेश, 7 बहन वाले प्रदेश जिनको बोलते हैं। कई बार पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट 7 सिस्टर स्टेट, या फिर पूर्वोत्तर राज्य कितने राज्य हैं, तो इनको ही हम कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य। कौन से राज्य कहते हैं इनको ही हम? पूर्वोत्तर राज्य।
तो पूर्वोत्तर राज्य कह लो या फिर सेवन सिस्टर स्टेट कह लो, बात एक ही है। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आगे देखो मणिपुर का नाम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम और नागालैंड, त्रिपुरा। ये कौन से राज्य हैं? सभी के सभी ये 3 और 3 6 और 1 7, 7 राज्य हो गए। इन सबको हम कहते हैं सेवन सिस्टर स्टेट। अच्छा, इसमें एक काम आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए कि सबसे बड़ा पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है और सबसे छोटा पूर्वोत्तर राज्य भी कौन सा है। दोस्तों अच्छे से याद रखना आपको, सबसे बड़ा पूर्वोत्तर राज्य आपको कमेंट करके बताना है। और ये आपको याद रखना है, मणिपुर बता रहा था, लोकटक झील पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है जो मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में, यहाँ पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, उसका नाम है केवल नामजाऊ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, उसका नाम है केवल नामजाऊ, केवल नामजाऊ। याद रखना है आपको कि केवल नामजाऊ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, लोकटक झील पर। ये फैक्ट आपको याद रखना है। आपको ये जरूर करना है कि सबसे बड़ा पूर्वोत्तर का स्टेट कौन सा है और सबसे छोटा पूर्वोत्तर का स्टेट भी कौन सा है। चलो, एक मैं आपसे बात कर रहा था कि संस्थाएं भारत में क्या पूरे विश्व में 2 ही प्रकार की होती हैं। एक तो है आपके संस्था की अगर बात करें तो संस्था 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है संवैधानिक संस्था और दूसरी होती है गैर संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था और दूसरी गैर संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मतलब जिनका जिक्र हमारे संविधान में है, जिनका जिक्र भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में है। जैसे वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें कैग, अगर हम बात करें SC/ST आयोग, तो ये जो हैं आपके भारत का महान्यायवादी, जिनका जिक्र संविधान में कहीं पर भी किया जाए उनको हम कैसी संस्था कहते हैं? संवैधानिक संस्था। और जिनका जिक्र संविधान में ना हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने बैठक करके, मंत्रिपरिषद ने, कैबिनेट ने बैठक की हो और उसका गठन कर दिया हो, तो उसको कहते हैं हम गैर संवैधानिक। जैसे मानवाधिकार आयोग पूछा जाता है दोस्तों, मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था है? भारतीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और दूसरा पूछता है महिला आयोग, महिला आयोग। और एक पूछता है आपसे, यही मैंने आपसे जो ये जिक्र किया, नीति आयोग। तो ये आपसे पूछ लेगा पेपर में कि कौन सी संस्था संवैधानिक है, कौन सी गैर संवैधानिक। दोस्तों अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, मैं अभी आपको और इंडेक्स करवा रहा हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस समझ में ना आ पाए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, दोबारा कमेंट कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपका हूं, आप मुझसे ज्ञान ले रहे हो और इस ज्ञान को आधा अधूरा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो प्लीज पूछ लेना, कोई भी डाउट आए, कोई भी दिक्कत लगे आपको कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो पूछ लेना प्लीज, है ना। चलो, तो ये आपने लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आपने क्लिक कर लिया होगा। अगला जो सूचकांक है उसकी मैं बात करूं तो उसका नाम है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जारी करता है इसको UNDP। भारत की रैंकिंग 131, बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक है, अत्यंत महत्वपूर्ण सूचकांक है।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको जारी करता है यूएनडीपी, और यूएनडीपी इसे जारी करता है। और इसमें जो भारत की इस बार रैंकिंग है वो है 131। पिछली बार 132 थी, तो भारत इस बार कौन से स्थान पर रहा? 131 पे। अच्छा, ये जो मानव विकास सूचकांक है क्या, किसी देश में किसी मानव का विकास कितना हो रहा है, मतलब इसका पता कैसे चलता है? एक तो पता चलता है इसके जो पैरामीटर हैं, इसके जो मापक हैं उनकी बात कर लो। कई बार मापक पूछ लेता है आपसे कि किसके आधार पर मेजर किए जाता है। तो एक तो होता है आयु, कि कोई भी व्यक्ति कितने साल तक जी रहा है। जो दूसरा वहां पर हेल्थ फैसिलिटी कितनी है, तभी तो जिएगा। और तीसरा वहां पर शिक्षा कैसी है। तो ये तीन इसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बेसिक तीन पैरामीटर हैं कि कहीं की आयु प्रत्याशा, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी पढ़ते हैं आप कहीं कहीं। प्रत्याशा मतलब प्रतिधन आशा, जीवन के प्रति आशा कितनी है किसी को। तो ये तीन पैरामीटर होते हैं किसी भी देश का मानव विकास को जानने के लिए। और जो मानव विकास सूचकांक है इसमें भारत की रैंकिंग आपने जानी कि कितनी है, 131। कुल देश कितने थे? कुल देशों की संख्या थी इसमें इस बार 191। कुल देश 191। अच्छा, पड़ोसियों की भी बात कर लें एक बारी। तो कुल देश 191, और इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और तीसरा आइसलैंड, ये पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वही नॉर्डिक कंट्री और फाइंड्स वाले कंट्री अर्थात स्कैंडिनेवियन कंट्री भी इसी में शामिल हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो सूचकांक है ये जारी करता है, पता है यूएनडीपी की स्थापना भी बता दूं आपको। इसकी स्थापना 1965 में हुई, और इसका जो अध्यक्ष है एचिम स्टीनर। कौन है? एचिम स्टीनर। और आपको याद रखना है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको जारी करता है। भारत की रैंकिंग 131, पिछले साल 132 थी, कुल देश 191, और जो सबसे अंतिम स्थान पर रहा उसका नाम है दक्षिणी सूडान। 191वें नंबर पर दक्षिणी सूडान रहा। तो दोस्तों अभी आप इसको अच्छे से पढ़िए, और जितने भी मैंने आज सूचकांक करवाए हैं दिल से करवाएं, हिम्मत से करवाएं। बस आपसे इतनी उम्मीद है कि आप इन सूचकांकों को बार बार रिवाइज करेंगे और एक अच्छी सी नोटबुक प्रिपेयर कर लोगे। आपको सिर्फ फैक्ट जानने हैं, फिर भी मैं आप लोगों को कई सारी चीजें एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, क्यों जारी किया जाता है, कहाँ जारी किया जाता है। कल तक जितनी भी वीडियोस थे मैं छोटे छोटे बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज से आपके बीच में ये वीडियो लंबे लंबे में लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों का मन लगे, लंबी क्लास करें और आपको ये न लगे कि टाइम पास चल रहा है। टाइम पास मैं नॉर्मली करता भी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आप लोगों तक पहुंच जाए। चलो ठीक है, आज के लिए, अभी के लिए, जस्ट अभी के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि अभी मेरी घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं, 12 से ज्यादा का टाइम हो चुका है, और आप सो रहे होंगे या फिर कई सारे लोग अपने सपनों को बुनने के लिए जग रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और कई सारे लोग सपने देख रहे होंगे क्योंकि वो सो चुके होंगे। कोई बात नहीं, आप दिक्कत मत लो, आप परेशान हो तो कोई बात नहीं, आप पढ़ो, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, कभी भी पढ़ो। मेरा YouTube चैनल हमेशा फ्री रहेगा आपके लिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट मुझे आप करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक वीडियो पर बने रहने के लिए। जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊंगा, लाइव आऊंगा, तो आप लोगों के कमेंट भी लिया करूंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। अगर आप दिन में देख रहे हो वीडियो तो गुड मॉर्निंग, रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग, जब भी देख रहे हो तो आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो कुछ भी, राधे राधे, राम राम। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारा। टेक केयर, थैंक यू सो मच।